जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बेटा मियोसिस है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं माइटोसिस के कुछ पॉइंट्स पे। देखो ध्यान से, जब तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा बच्चा तो एक वर्ड आया होगा सिंसाइटियम। जब आपने पढ़ा होगा एक वर्ड, तो एक वर्ड आया होगा सिंसाइटियम। ये क्या होता है? इसी को आप कह सकते हो मल्टी न्यूक्लिएट। इसी को बच्चा आप कह सकते हो मल्टी न्यूक्लिएट। ये क्या होता है ये एनसीईआरटी में दिया है और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। सिंसाइटियम वर्ड एनसीईआरटी का ही मैंने लिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है। देखो ये सेल है, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये सेल अब जाएगा सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन में पहला पार्ट आएगा कौन? कैरियोकाइनेसिस। कौन सा पार्ट आया बच्चा? कैरियोकाइनेसिस। एक सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस है, वो कैरियोकाइनेसिस में गया। लेकिन बच्चा कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस आएगा, तो कैरियोकाइनेसिस किया और ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट गए। ये बच्चा दो पार्ट में न्यूक्लियस टूट गया। एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? दो। लेकिन ये सेल अब साइटोकाइनेसिस में नहीं जा रहा है, कोई रीजन है? वो सेल साइटोकाइनेसिस में अगर नहीं गया, सोचिए, कैरियोकाइनेसिस में गया, साइटोकाइनेसिस में नहीं गया, तो सेल के अंदर में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो सेल के अंदर दो ही न्यूक्लियस रह जाएंगे। हाँ, आपने पढ़ा है कि जब सेल डिवाइड करता है तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाता है, उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में टूट जाता है। साइटोकाइनेसिस तो हुआ नहीं, तो सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब फिर से बच्चा सेकेंड सेल साइकिल में ये इंटर कर गया, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस मिस कर गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो अब बताइए, यानी कि सेल के अंदर दो न्यूक्लियस थे, कैरियोकाइनेसिस में गए तो कितने न्यूक्लियस हो गए? चार। साइटोकाइनेसिस तो हुआ नहीं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो हो नहीं रहा ना। अब फिर से बच्चा, फिर से हुआ कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, फिर से हुआ कैरियोकाइनेसिस, यानी सेल में केवल कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, साइटोकाइनेसिस तो हो ही नहीं रहा है, साइटोकाइनेसिस तो हो ही नहीं रहा है, केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो एक टाइम होगा जब सेल के अंदर केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ, केवल न्यूक्लियस बनते चले गए, केवल कैरियोकाइनेसिस, केवल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो सेल के अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, इस सेल के अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। देख लो, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। इसी को हमने कह दिया, उस सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए, इसी को कह दिया हमने मल्टी न्यूक्लिएट। और एनसीईआरटी में इसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को एक वर्ड नाम दिया है। एनसीईआरटी में देखिएगा वर्ड मिलेगा सिंसाइटियम, सिंसाइटियम। कहां देखा जाएगा? तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा, देखिए वहां पास ब्लैक पॉइंट में एक वर्ड आएगा सिंसाइटियम। सर कहां दिखा जाता है सिंसाइटियम? तो उसका आंसर आपको करना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने ना, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट में इंडोस्पर्म है, उसमें दो पार्ट है। जब आप कोकोनट खाइएगा, डाब या नारियल जो बोलना है ना, उसके अंदर क्या दिखेगा आपको? एक व्हाइट कलर का इधर सॉलिड वाला पार्ट मिलेगा, जिसे आप खाते हो, ये सॉलिड वाला पार्ट मिलेगा, और अंदर में मिलेंगे नारियल पानी। अंदर में क्या होगा? लिक्विड पार्ट होगा। तो इस लिक्विड पार्ट में केवल बेटा न्यूक्लियस है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हाँ, तो लिक्विड में जो लिक्विड पार्ट जो एंडोस्पर्म का है, किसमें? कोकोनट में, वहां ऐसा दिखता है, वहां बच्चा कोकोनट में ऐसा दिखता है। तो आई थिंक सभी बच्चे एनसीईआरटी से रिलेट कर लोगे, एनसीईआरटी का ही वर्ड है, दिखा दे रहा हूं पेज नंबर। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा, ठीक है, तो आपको बहुत इजी वे में ये समझ में आ जाएगा।
पेज नंबर 166 का सबसे लास्ट लाइन, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो पेज नंबर देखना 166 का सबसे लास्ट लाइन पे ये वर्ड मिलेगा, सिंसाइटियम, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जहां पर उस सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाए। तो फटाफट सीख लो वापस से, क्यों ऐसा होता है सर, मल्टी न्यूक्लियट क्यों हो गए, एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस क्यों हो गए? तो उनके अंदर में सेल साइकिल चल रहा है, सेल साइकिल चल रहा है। सेल साइकिल में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस थे, वो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, दो पार्ट्स में टूट गए, कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस तो चल रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस उसे फॉलो नहीं कर रहा है, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। तो कैरियोकाइनेसिस होना है, न्यूक्लियस दो पार्ट में, फिर से यहां पर कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस तो हो नहीं रहा है, तो फिर से क्या होगा, फिर से न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाएगा, न्यूक्लियस हो गए चार, फिर से इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी लगातार कैरियोकाइनेसिस ही चल रहा है, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो उसी सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस का होना, इसी को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, या इसी का एक नाम दिया है सिंसाइटियम। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट होता है उनके अंदर में सिंसाइटियम कंडीशन पाया जाता है। चलो ठीक है, तो मेरे में से कर लोगे ये क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ही आसान सा है। ठीक है, हाँ स्केलेटल मसल में भी ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में वहां का थोड़ा सा कंडीशन अलग है, थोड़ा सा कंडीशन वहां का अलग है, लेकिन वहां भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं ना, वहां सेल्फ फ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड चीज पूछा जाएगा कि माइटोसिस होता कहां है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि पूछा जाएगा कि माइटोसिस कहां होता है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर वर्ड है माइटोसिस कहां होता है और इसके फायदे क्या, माइटोसिस का क्या फायदा है, तो बहुत ही आसान से, माइटोसिस अगर पूछा जाए प्लांट के अंदर में, हाँ अगर हमारे पहले एनिमल्स पे बात कर ले, पहले एनिमल्स पे बात कर ले, एनिमल किंगडम में बात कर ले, तो माइटोसिस हमेशा बच्चा डिप्लॉयड सेल में पाया जाएगा, 2n में। माइटोसिस हमेशा डिप्लॉयड वाले सेल में पाया जाएगा, हमेशा माइटोसिस डिप्लॉयड कंडीशन वाले सेल में ही पाया जाएगा। हाँ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे, सर कहां, तो एनसीईआरटी में दिया है बच्चा सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स के अंदर में जो माइटोसिस होता है वो बच्चा लोग पाया जाता है हैप्लॉयड वाले सेल में। कहां पाया जाता है, हैप्लॉयड के केस में। आप जब क्लास 12th पढ़िएगा, आई थिंक सभी ने पढ़ ही रखा है, 12th पास करके ही तो आए, तो क्लास 12th में पढ़िएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। जब आप हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बेटा बहुत डिटेल से दिया है ये ना, जेनेटिक्स में जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वहां सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग का भी है, बर्ड्स का भी है ना, और वहां पर बच्चा ड्रोसोफिला का भी है, और वहां पर हनी बी का भी, याद करो आपने पढ़ा होगा। तो हनी बी के अंदर में जो मेल होता है, जो बेटा मेल होता है, फीमेल नहीं, मेल जो होता है ना, वो बच्चा क्या होता है, ओवम, ओवम कैसी है, ओवम, ओवम हैप्लॉइड होती, और इसी ओवम में बिना फर्टिलाइजेशन के डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसी ओवम में बेटा बिना फर्टिलाइजेशन के माइटोसिस स्टार्ट हो गया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई स्पर्म नहीं आया, डायरेक्टली जो ओवम है, हैप्लॉइड सेल है, वो डिवाइड कर रहा है। हाँ, और उसी के डिवीजन से ओवम के डायरेक्टली बेटा माइटोसिस में गया, मास ऑफ सेल बने, इसी से लार्वा बन गया, और इसी से बन गया मेल हनीबी, मेल हनीबी, मेल हनीबी का फॉर्मेशन होता है। आप शायद पढ़ा होगा अगर क्लास 12 में थोड़ा सा फोकस किया होगा तो, इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी में, कि ये जो हनी बी बना है, मेल हनी बी जो बना है, वो बेटा हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से तो बना नहीं।
केवल ओवम आया, स्पर्म तो आया ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन का बन गया। इसी को आप पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हो, बिना फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनिज्म बन गया, इसी को आप कहते हो बच्चा पार्थेनोजेनेसिस। अगर फ्रूट बनता, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन जाता, तो इसे आप पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा सा लाइन लिखा है, मेल हनी बी का देखो कोई फादर नहीं, ओवम यानी मां के साइड से ओवम आया, कोई फादर का नीड नहीं। तो एनसीईआरटी में नहीं था एक वर्ड, जो मेल हनी बी है दे हैव नो फादर, उनके कोई फादर नहीं होते, कोई फादर नहीं, मदर ने ओवम दिया उसी से बन गए। एंड दे हैव नो सन, एनसीईआरटी में ये भी वर्ड है, बट दे हैव नो सन बट दे हैव ग्रांड सन। एनसीईआरटी में पढ़ना ये लाइन, क्लास 12 में शायद तुमने पढ़ा भी होगा कि जो मेल हनी बी होता है उसका कोई बेटा नहीं होता, बट दे हैव ग्रांड सन, पोता वाला नहीं, नाती वाला है। ग्रांड सन पोते को भी कहते हैं, ठीक है, मैटरनल ग्रांड सन मतलब नाती। तो ये वर्ड लिखा है, एंड मेल हनी बी हैव नो फादर, उसके कोई फादर नहीं, बट दे हैव ग्रांड फादर। ये एनसीईआरटी में लाइन को देखना, ये पूछा गया नीट के एग्जाम में, मेल हनी बी का कोई फादर तो नहीं है, बट दे हैव द ग्रांड फादर, ना दादा वाला नहीं, नाना, ग्रांड फादर यहाँ पर मैटरनल ग्रांड फादर यानी नाना के बारे में कहा गया। एंड दे हैव नो सन, क्योंकि कोई बेटा नहीं, दे हैव मैटरनल ग्रांड सन यानी नाती है। तो ये आप जब पढ़िएगा क्लास 12th में तो ये बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर याद रखना, जो मेल हनी बी होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब उसके अंदर में बॉडी साइज बढ़ रहा है, तो बॉडी साइज कौन बढ़ाता है? माइटोसिस से बढ़ता है। बॉडी के अंदर में जो भी पार्ट बन रहे हैं उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो सारा सेल तो हैप्लॉइड है, तो साइज कैसे बढ़ेगा? माइटोसिस से। तो एनसीईआरटी यहां पर वही चीज कहने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी में दो वर्ड, 2 बार ये वर्ड यूज किया गया सोशल इंसेक्ट्स के बारे में। अगर तुम क्लास 11th के पेज नंबर 167 को देखोगे, एनसीईआरटी 167 पे, तो ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो फिर से मैं बोल दूं कि माइटोसिस कहां होगा, तो आपका आंसर होगा एनिमल्स के अंदर में डिप्लॉइड में होता है, डिप्लॉइड में ही होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, वहां पे एक्सेप्शन कौन सा, कहां पास माइटोसिस हैप्लॉइड में होता है, तो आंसर करके आइएगा सोशल इंसेक्ट्स में, यानी हनी बी के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके अंदर में माइटोसिस हैप्लॉइड स्टेज में भी देखा जाता है। ये बच्चा एनसीईआरटी का ही लाइन है और क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। चलो, तो एनिमल्स का कहानी समझ में आ गया। अब सर प्लांट में, सर प्लांट में माइटोसिस कहां होगा? तो अगर तुम प्लांट के बारे में देखोगे, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, तो आप प्लांट में ऐसे समझिए, आप जब पढ़ते हैं ना प्लांट किंगडम, 11th में एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, उनके अंदर एल्गी वगैरह भी होते हैं, ब्रायोफाइट भी होता है। याद करो, प्लांट किंगडम में 5 भाई होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जब आप एक वर्ड आता है बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, कुछ एनसीईआरटी में बच्चा फिगर बना के दिया हुआ है, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, किसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, किसका डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ऐसे वर्ड आते। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पहले हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड में कन्वर्ट हुआ, फिर हैप्लॉइड में हो गया। तो देखिए ना, अल्टरनेट नहीं चल रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, फिर डिप्लॉइड बनेगा, तो अल्टरनेट चल रहा है लाइफ में, तो नाम होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट के अंदर भी माइटोसिस मेनली जो देखा जाएगा वो आपके डिप्लॉइड सेल में ही देखा जाएगा, ठीक है। प्लांट में भी कहां देखा जाएगा? डिप्लॉइड सेल में ही। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स है, कुछ बेटा लोअर प्लांट्स है, यानी कि यहां पास एल्गी के बारे में बातें की जा रही है, ब्रायोफाइट के बारे में बातें चल रही है, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनके अंदर में माइटोसिस डिप्लॉइड में तो होता ही होता है, डिप्लॉइड में तो होगा ही होगा, लेकिन इनके अंदर हैप्लॉइड के अंदर भी माइटोसिस देखा जाता है।
ना, तो बोल दिया था जनरली उनके अंदर हैप्लॉइड में ही माइटोसिस होता है। डिप्लॉइड में होगा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन उनके अंदर हैप्लॉइड में भी देखा जाता है। हायर प्लांट बोलेगा कि हायर प्लांट, ये तो लोअर प्लांट की कहानी थी। हायर प्लांट, हायर प्लांट में मेनली माइटोसिस 2n में ही देखा जाएगा, डिप्लॉइड में भी देखा जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल केस में हैप्लॉइड में देखा जाता है। तो हायर प्लांट में मेनली लिख देता हूं, मेनली डिप्लॉइड में देखा जाएगा, और लोअर प्लांट में माइटोसिस मेनली हैप्लॉइड कंडीशन में देखा जाएगा। ये बेटा मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिए कि जो बड़े प्लांट है, हायर प्लांट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर में मेनली माइटोसिस डिप्लॉइड स्टेज में ही देखा जाएगा, डिप्लॉइड कंडीशन में ही देखा जाएगा ना। हाँ, हैप्लॉइड में भी होता है, हैप्लॉइड में भी होता है बच्चा, और तुमने पढ़ा भी है, लेकिन शायद रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि आप देखो, जब तुमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन के बारे में कि ये बेटा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, याद करो, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे आप कहते थे पॉलन मदर सेल, इसी को कहते थे आप माइक्रोस्पोर मदर सेल। कुछ याद आ रहा है? एंथर के अंदर होता था वो बेटा, पहले मियोसिस में जाता था, और मियोसिस से वो 4 सेल में टूट जाता था, याद करो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 हैप्लॉइड वाले सेल बन गए, चारों जुड़े हैं तो टेट्राड नाम दे दिया। एनसीईआरटी में नहीं था फिगर क्लास 12th में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चारों माइक्रोस्पोर जुड़े थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में ये सारे माइक्रोस्पोर बच्चा अलग अलग हो जाते थे, और 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर बन गए। कैसे बच्चा? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, याद करो ना। नहीं बना था बाहर का सर दीवार बन गया एक्साइन का, स्पोरोपोलेनिन आ गए, अंदर में सर इंटाइन का सेल वॉल है, कुछ याद आ रहा है? 2 लेयर का बना हुआ था, और यही माइक्रोस्पोर ना अब जाता था बच्चा, डिवाइड करता था, और ध्यान से सुनना, इसी सेल में बेटा होते थे माइटोसिस, एक बड़ा सा सेल बना रहता था, वेजिटेटिव सेल, और उसी के अंदर में एक छोटा सा सेल बन जाता था, याद करो, जेनरेटिव सेल। याद आ रहा है? जेनरेटिव सेल, ये बेटा जेनरेटिव सेल हो गया छोटा वाला, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल। तो देखा हैप्लॉइड था ना, और एनसीईआरटी में नहीं लिखा था फर्स्ट माइटोसिस हुआ और एक वेजिटेटिव और जेनरेटिव बन गए। तो माइटोसिस कहाँ हो रहा है? हैप्लॉइड में ही तो हो रहा है। माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड है, उन्हीं के अंदर तो हुआ है। और जब यही माइक्रोस्पोर, इसी को कहा था टू सेल्ड वाला पॉलन ग्रेन ना, और जब बच्चा यही स्टिग्मा पे गिरेगा, ये स्टाइल, ये बेटा ओवरी, यही पॉलन ग्रेन बेटा जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो वेजिटेटिव सेल बेटा इलोंगेट हो जाएगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। याद करो, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे लीड करेगा, हैप्लॉइड है। और जो जनरेटिव सेल है, ये व्हाइट वाला जो जनरेटिव सेल है बच्चा, यहां एनसीईआरटी का लाइन याद करना, अगर तुमने क्लास 12 में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो जो जनरेटिव सेल है बेटा वो सेकेंड माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। याद करो, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 2 मेल गैमेट्स में टूट गई जनरेटिव सेल। कैसे सर? माइटोसिस करके, माइटोसिस से एक सेल 2 पार्ट्स में टूटता है, तो जनरेटिव सेल 2 सेल यानी 2 मेल गैमेट्स में टूट गया। तो देख लो ना, यहाँ पर माइटोसिस कौन किया? जनरेटिव सेल कौन है? हैप्लॉइड है, उसने हैप्लॉइड में ही तो किया ना माइटोसिस। तो आपको याद रखना है कि माइटोसिस बेटा हैप्लॉइड में भी देखा जाता है, लेकिन जनरली हायर प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सब डिप्लॉइड है, सब में माइटोसिस ही होगा। लेकिन कुछ जगह पे हैप्लॉइड में भी माइटोसिस देखने को मिलता है, कुछ जगह पे हैप्लॉइड में भी माइटोसिस देखने को मिलता है। पॉलन ग्रेन में दिखता है, वो हैप्लॉइड ही तो था जनरेटिव सेल, उसके अंदर में माइटोसिस हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जगह पे हैप्लॉइड में दिखता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और लोअर प्लांट जब आप पढ़िएगा बच्चा एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में, तो वहां पर वर्ड आएगा कि स्पोर बना, ये स्पोर हैप्लॉइड है
और ये स्पोर बेटा ग्रो करके मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट बन गए। गैमीटोफाइट बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो हैप्लॉइड में ही डिवीजन हो रहा है ना, माइटोसिस। तो हम लोग जब प्लांट किंगडम में जाएंगे तो इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है? तो मेरे में से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा। चलो कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से बाउंस कर रहा है भाई, ये सब कुछ पढ़ा है पॉलन ग्रेन वगैरह कि ऊपर से जा रहा है? क्लास 12 थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो समझ में आना है। ठीक है, कल्पना आ रहा है कुछ? क्लास 12 का ही है, कुछ नया चीज नहीं है, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था वही चीज है। ठीक है, हाँ, तो कोई मैं एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं बोल रहा, जो आपने पढ़ा है मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बता दी। चलो अब सेकेंड चीज, सेल क्यों माइटोसिस करता है? अब नेक्स्ट है, सेल माइटोसिस क्यों करता है? सर ये एक सेल है, सर ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस का फिगर अलग बना देता हूं, एक मिनट। ये देखो, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो सर ये क्यों माइटोसिस करता है? ऐसा इसमें क्या हो गया सर कि इसे माइटोसिस करने की जरूरत पड़ गई? अब एनसीईआरटी में एक वर्ड है बच्चा, क्या आखिर सेल को कोई बताता है क्या कि माइटोसिस कर लो? अकेले मन नहीं लग रहा है? इस सेल में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे माइटोसिस करने की जरूरत पड़ गई? तो एनसीईआरटी में बेटा कुछ ऐसे कर्न साइटोप्लाज्म रेशियो वर्ड यूज किए गए, उसको समझिए, समझिए ध्यान से। आखिर सेल में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। सेल के अंदर में बच्चा ग्रोथ होगा, सेल बड़ा हो रहा है, सेल बड़ा हो रहा है, देख लीजिए सेल बड़ा हो गया ना, सेल बड़ा हो रहा है। लेकिन उस रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का ग्रोथ ज्यादा हो नहीं पाता है। बाहर के पार्ट को बेटा आप क्या कहते हो? साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या कहते हो? नीले वाले को, न्यूक्लियस के बाहर जो है उसे साइटोप्लाज्म कहते हो। और जो रेड वाला है ये बच्चा आपका न्यूक्लियस है। अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कह दीजिए, अंदर के फ्लूइड को, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाहर में जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो होता क्या है कि सेल जब ग्रो करता है बेटा तो उसका साइटोप्लाज्म बड़ा होते जा रहा है ना, साइज बड़ा होते जा रहा है, साइटोप्लाज्म बड़ा होते जा रहा है। लेकिन उस रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का ज्यादा ग्रोथ हो नहीं पाता, न्यूक्लियस लिमिटेड ग्रोथ करता है, न्यूक्लियस का साइज ज्यादा नहीं बढ़ पाता जितना बेटा साइटोप्लाज्म का हो रहा है। तो यहीं पास बेटा एक वर्ड आएगा, ये न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बेटा बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। तो सोचिए, ऐसे समझिए, एक स्टेट है, राज है, पुराने जमाने की कहानी, राज है, उसके अंदर बेटा ये राजा है, ये राज्य है जिसका नाम आपका साइटोप्लाज्म है, और उसमें बेटा एक राजा है, ठीक है? अब बेटा वो जीतने लगा, मतलब दूसरे पड़ोसी वाले पे अटैक करता था, और ये अपने राज को बड़ा करने लगा, और बड़ा कर लिया, और बड़ा कर लिया। सोचो, लेकिन राजा का साइज थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, राजा का साइज थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा बच्चा, राजा जिस महल में रहता उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन राज बड़ा होते जा रहा है, अब उसे संभल नहीं रहे, उसे संभल नहीं रहा है, तो क्या करेगा? बेटर है उसको अच्छे से चलाना है, बेटर है कि अच्छे से चलाने के लिए उस राज का बंटवारा कर दो, क्योंकि राज को कंट्रोल कौन करता है? राजा। इस सेल को रियल में कंट्रोल कौन करता है बेटा? न्यूक्लियस। अब समझ में आया कर्न साइटोप्लाज्म रेशियो, यानी न्यूक्लियस का साइज और बेटा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का साइज, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बेटा साइटोप्लाज्म। देखिए, तो जैसे जैसे सेल बड़ा हो रहा है ना, तो वहां पर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बड़ा हो रहा है, और उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये रेशियो बेटा क्या हो रहा है? डिफर कर रहा है। हाँ, साइटोप्लाज्म बड़ा होते जा रहा है, साइटोप्लाज्म देखिए ज्यादा हो रहा है, उस रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, तो इस रेशियो में बेटा चेंजेस आने लगते हैं। अब न्यूक्लियस बोलता है कि मुझे संभल नहीं रहा है, मुझे संभल नहीं रहा, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, मैं कितना संभालूंगा? तो सेल के अंदर में ये मैसेज आता है कि इससे बेटर है
इससे बेटर है कि आप डिवाइड कर जाओ, इससे बेटर है कि आप डिवाइड कर लो और 2 छोटे सेल बना लो, जिससे आसानी से अब ये यहां पास आप न्यूक्लियस संभाल सकते हो। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा पेज नंबर 167 पे। पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे पास शायद एनसीईआरटी होगी नहीं होगी पता नहीं, ठीक है। तो वहां पर देखो बच्चे, यहां पर लिखा है सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है तो रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। देखो फिर से पढ़ रहा हूं, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है उसका साइज ज्यादा बढ़ता नहीं, लेकिन जो बाहर का पार्ट है जहां सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम्स रिएक्शन कर रहा है, सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, वो बेटा बड़े होते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस का साइज ही नहीं बढ़ रहा है। तो क्या लिखता है एनसीईआरटी, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब समझ में आया, न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ा नहीं, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होते जा रहा है और साइटोप्लाज्म ही सारा मेटाबॉलिज्म करता है। तो अब न्यूक्लियस बोल रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा है कि अब डिवाइड कर जाओ, 2 छोटे सेल बना दो, तो न्यूक्लियस अब आराम से साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो सेल को मैसेज गया कि सेल को डिवाइड करना चाहिए। तो मेरे में से क्लियर है, ये बच्चा बहुत ही आसान सा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा गया, लेकिन बच्चा समझता नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट, सर माइटोसिस क्यों जरूरी है? चलो माइटोसिस क्यों जरूरी है, एक तो हुआ कि क्यों होता है, माइटोसिस से फायदा क्या है। तो मैंने बेटा फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, अपनी कहानी अच्छे से समझो, सारा चीज पता चल जाएगी। अपनी कहानी सीखो कि ये आपके पापा, ये बेटा स्पर्म, हैप्लॉइड, मम्मी ओवम, डिप्लॉइड। मम्मी के साइड से क्या आया, ओवम आया, हैप्लॉइड, दोनों बेटा फर्टिलाइज किए और ये आप बन गए, आपका नाम जाइगोट है, आपका नाम बच्चा, आप डिप्लॉयड हो और ये बच्चा आपका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। किसी भी लाइफ की स्टार्ट बेटा जाइगोट से होती है ना। अब इस जाइगोट को बच्चा एक इम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, इम्ब्रियो से फीटस बनना है, फीटस को बेटा ऑर्गन बनाने, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, और उनके अंदर बेटा क्रोमोसोम का नंबर भी सेम रहना है, आपके डिप्लॉयड है। तो जो इम्ब्रियो बनेगा, उस दिन भी बताया था बेटा, इम्ब्रियो में जो सेल बन रहे, इम्ब्रियो के हर सेल में क्रोमोसोम बच्चा 46 यानी 2n ही होना चाहिए। इसी से फीटस बनेगा, इसी से पूरा बॉडी बनेगा, हाथ बनेंगे, ले ना, राइट हैंड बनेगा, लेफ्ट हैंड बनेंगे, नोज बनेगा ना, पूरा बॉडी का हर ऑर्गन बनना है, और हर ऑर्गन के अंदर में क्रोमोसोम नंबर 2n ही होना चाहिए, डिप्लॉयड ही होना चाहिए। तो कैसे होगा, इसलिए आपके एम्ब्रियो बनाने में माइटोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब बच्चा बर्थ होगा, पैदा हो गया, अभी कितना छोटा है, अब उसका साइज बड़ा होना है। बच्चा जैसे जैसे 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, तो उस बच्चे का साइज बड़ा होता है। तो साइज जब बड़ा होगा, पैर बड़ा होगा, हाथ बड़ा होगा, लीवर बड़े होंगे, तो कैसे बड़ा होगा? क्या जब तुम बच्चा पैदा हुए थे तो तुम्हारा हाथ इतना बड़ा ही था कि छोटा था? बोले सर छोटा था। तुम्हारा साइज क्या इतना ही बड़ा था? नहीं सर, साइज भी छोटा था। तो कैसे तुम बड़े हो गए? बॉडी का ग्रोथ कैसे हुआ? तो सर अंदर का सेल डिवाइड हुआ होगा, यानी माइटोसिस, यानी माइटोसिस। सोचो, तुम्हारे अंदर बोला जाता है बच्चा कि आरबीसी 120 दिनों के बाद, 120 डेज के बाद में मर जाता है। पढ़ते हो ना, आरबीसी का लाइफ साइकिल 4 मंथ्स का, 120 दिनों का है, 120 डेज के बाद मर जाएगी। तो क्या नया आरबीसी नहीं बनना चाहिए? क्या नया आरबीसी नहीं बनना चाहिए? सर कैसे बनेगा? तो जो बोन मैरो, वहां के सेल डिवाइड करेंगे और नया आरबीसी बन जाएगा। यानी कि जो रिपेयर होना है, आरबीसी का लॉस हो रहा है, 120 डेज मर गया, तो क्या नया आरबीसी नहीं बनेगा? एकदम बनेंगे।
बोन मैरो फिर से बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? माइटोसिस से ही बनाएगा। इसी को एनसीईआरटी ने दिया बेटा रिपेयर। तुम गए और तुम्हारे सेल का डैमेज हो गया, तुम कहीं टकराए, तुम्हारा स्किन सेल छिल गया, हाँ कोई बॉडी ऑर्गन मसल का सेल बेटा डिग्रेड हो गया, तो क्या वापस से नहीं बनता? जहां पर वुंड हो गया, घाव हो गया, डिग्रेड हो गया टिश्यू, क्या वापस से नया वापस सेल नहीं आते, टिश्यू नहीं आते? एकदम आते। तो कैसे आता है? सर वहां वाले सेल डिवाइड करके और वापस से नया सेल ऐड कर देते होंगे। तो माइटोसिस तो इंपॉर्टेंट है ना। आपके अंदर का जो गट है बच्चा, मीड गट, हिंड गट जो पढ़ते हो, उसको जो लाइनिंग है, वहां पर सेल हमेशा मरते रहते हैं और मरने के बाद नया सेल वहां अटैच होते रहते हैं। तो कैसे हो गया? वहां के सेल तो मर रहे हैं, तो फिर से नया सेल कैसे आ सकता है भाई? तो वहां के सेल माइटोसिस करके नया वाला सेल को, पुराने वाले सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है, नया वाला सेल आ गया। तो ये कहानी। तो बेटा माइटोसिस इसलिए जरूरी। अब बोलते हो कि प्लांट जो है ना वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, हमारे अंदर बेटा ग्रोथ रुक जाता है। हमारे अंदर में एक टाइम आने के बाद ग्रोथ रुक जाएगा, फिर हमारी लंबाई, मोटापा, चौड़ाई नहीं बढ़ता है। लेकिन प्लांट में बेटा कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां पर वर्ड आएगा कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर में स्पेशल बच्चा टिश्यू है ना, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहता है। पढ़ते हो तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो डिवाइड करेगा और रूट बड़ा होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम वो डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, लंबाई बड़ी होगी। और कुछ बच्चा आप कुछ प्लांट के अंदर में कैम्बियम रिंग वगैरह बनता है, कुछ कैम्बियम रिंग बनते हैं, वो भी बेटा लगातार माइटोसिस कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके बेटा मोटापा बढ़ा रहा है। तो प्लांट में हमेशा मोटापा, लंबाई बढ़ते रहता है। तो कैसे हो रहा है? सर वहां के सेल ना लगातार माइटोसिस करते जा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर में जो हमेशा ग्रोथ चल रहा है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस। तो आई थिंक आपको ये पूरा पार्ट जिसका नाम एनसीईआरटी में दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। तो ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा था, तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलो कर लोगे खुद से। हमारे अंदर में अब स्टेम सेल कहाँ है? हमने तो पढ़ा तो हमारे अंदर में अब स्टेम सेल नहीं है ना। हाँ, जब स्टार्टिंग में रहते हैं तब की बात है। कर लोगे? ठीक है। अब देखो, अब आया खतरनाक वाला पार्ट जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस रियल में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मियोसिस आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब एक लॉजिकल माइंड से आप सोचोगे। हाँ, एक थोड़ा सिंपल ना, ओपन माइंड से सोचोगे तो बेटा बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसमें रटो मत, सिंपल सा कहानी। मियोसिस में होता क्या है, एकदम सिंपल सा लाइन। मियोसिस में ये बच्चा आपके अंदर में टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में कुछ स्पेशल सेल हैं। इस सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो बच्चा डिप्लॉयड है, 2n है और क्रोमोसोम का नंबर 46 है। इतना याद रख सकते हो आप। टेस्टिस के अंदर में कुछ स्पेशल सेल है जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो मियोसिस होता है वो केवल और केवल आपके अंदर में, एक मेल के अंदर में स्पर्म बनाने के दौरान होता है और फीमेल के अंदर में ओवम बनाने के दौरान होता है। बस मेरे बॉडी में केवल स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस, बाकी हर बॉडी के पार्ट में माइटोसिस चल रहा है। तुम्हारे अंदर जो ओवरी है उसके अंदर में oogenesis हो रहा है, ओवम बनाने की प्रोसेस चल रहा है, गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स ओवम बनाने के लिए, तो वहां मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस बस दो ही जगह हो रहा है।
अगर ह्यूमन बीइंग में देखो तो मियोसिस बस 2 ही जगह पे हो रहा है, एक स्पर्म बनाने के लिए, एक ओवम बनाने के लिए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया भी तो जाता है कि कैसे स्पर्म बनता है। और इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर कैसे हो गया? तो सिंपल सा आइडिया देता हूं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में टोटल क्रोमोसोम है 46। और बच्चा लोग जो मियोसिस है उसमें सेल 2 बार डिवाइड करेगा। माइटोसिस में सेल 1 बार डिवाइड करता था, मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करेगा। इसलिए मियोसिस को आप सिंपल से वर्ड में कहो डबल डिवीजन, क्योंकि यहां पर सेल 2 बार डिवाइड करने वाला है, 2 बार डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 बार डिवाइड किया, इसलिए मियोसिस को हमने बोला कि इसके 2 पार्ट्स हो गए, मियोसिस 1, और फिर से सेल डिवाइड करेगा, तैयारी करेगा, फिर डिवाइड करेगा, तो उसे कहेंगे मियोसिस 2। तो अभी हुआ मियोसिस 1। अभी क्या हुआ बच्चा? मियोसिस 1। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हुआ है आपका मियोसिस 1, और सेल 1 से 2 पार्ट्स में टूट गए। एकदम सिंपल है। अभी आपके पास क्रोमोसोम कितना था सर? 46 था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो अब रेड वाला बना, ये और ये, इसका नाम है बच्चा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो प्राइमरी था तो ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो साइट मतलब सेल, स्पर्मा यानी जो सेल स्पर्म बनाएगा स्पर्मेटोसाइट, जो सेल स्पर्म बनाएगा स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान से सुन लो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम कितना है? तो आंसर है 46। अब उसका हाफ कर दो, यानी कि यहां पास हो जाएगा n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23। अब आया कोई समझ में? क्रोमोसोम वहां 46 थे, हमने डिवाइड कर दिया, 23 हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई कोई इलॉजिकल चीज है क्या? 46 थे, 23 हो गए, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया भाई। अब ये सेल, अब ये वाला सेल फिर से बच्चा डिवाइड करने जाएगा, क्योंकि बोला था सेल 2 बार डिवाइड करता है, डबल डिवीजन कहते हैं। ये सेल भी डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करके बन गए 2 सेल, ये डिवाइड करके बना 2 सेल, ये डिवाइड करके बने 2 सेल, 2 सेल। इसलिए तो मियोसिस में कहते हैं एक सेल 2 बार डिवाइड किया, 1 से 2, फिर 2 से 4 बन गए, स्पर्म 4 बनते हैं, सबको तो मालूम है। अब देखिए ध्यान से, यहां पास हुआ मियोसिस 2, यहां पास हुआ मियोसिस 2, यहां पास हुआ मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस है बेटा, ये एनसीईआरटी लिखता है। अगर आप एनसीईआरटी को गलती से कभी लाइफ में उठा लिए, पढ़ लिए, तो एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन की तरह, जहां पहले सेल में 23 क्रोमोसोम है, डिवाइड करने के बाद में 23 ही रहेंगे, एन इज द 23 ही रहेगा। माइटोसिस में यही तो होता है, इक्वेशन सेम होते हैं। सर कैसे? हमने बहुत अच्छे से तुम्हें बताया कि पहले अपने आप को डबल कर लेगा। याद करो कल बताया तो था कि जब एनाफेज होता है तो वहां पर क्रोमोसोम को तोड़ दिया जाता है, और हर क्रोमोसोम अब 2 नए क्रोमोसोम बन जाते हैं। कल ही बताया था ना कि अगर इंसान के अंदर, हमारे अंदर में 46 क्रोमोसोम है, तो जब एनाफेज में जाएगा तो एनाफेज के अंदर में क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में टूट जाता है, तो 46 से 92 हो जाते हैं, और फिर 46 और 46 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। सेम कहानी यहां लगेगा, सेम कहानी माइटोसिस की कहानी अप्लाई हो जाएगी मियोसिस 2 में। तो यहां भी देखिए n इज द 23 और n इज द 23, और ये फाइनली आपके चार स्पर्मेटिड्स बन गए।
4 आपके स्पर्मेटिड्स बन गए। कौन सा डिफिकल्ट काम है भाई? इस पूरे प्रोसेस को एनसीईआरटी स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है। इस पूरे प्रोसेस को मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 2 में क्या हुआ, द होल प्रोसेस, कंप्लीट जो इवेंट है, प्रोसेस है, इसी को एनसीईआरटी नाम देता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस पूरे प्रोसेस को एनसीईआरटी नाम देता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई डिफिकल्ट है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें डिफिकल्ट लगना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक सेल टूट करके 4 सेल बने, ये 4 स्पर्मेटिड्स है, बाद में ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको मालूम है ना, कुछ स्पर्मियोजेनेसिस होता है और ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही तो कहानी है। तो एक से आपके 4 बने, पहला चीज। सेल 2 बार डिवाइड करेगा, डबल डिवीजन। डबल डिवीजन पहले वाले में, मियोसिस के पार्ट 1 में क्रोमोसोम आधा हो गए, क्रोमोसोम आधा हो गए, तो ये बेटा रियल में हो गया आरडी, रिडक्शनल डिवीजन। कहां हुआ रियल में डिवीजन? हाफ कहां हुए? क्रोमोसोम का नंबर आधा कहां हुआ? सर मियोसिस 1 में देखो ना 46 थे, 23 हो गए। तो रियल रिडक्शनल डिवीजन कौन है? सर मियोसिस 1 है। और मियोसिस 2 में क्या हुआ? सर यहां पास तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रह गया सर, देखो यहाँ 23 था, यहाँ अभी भी 23 है। तो ये बेटा जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशन सेम रह गया, तो एनसीईआरटी में कह दिया जस्ट लाइक माइटोसिस, माइटोसिस हो गया। कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये तुम बेटा डिफिकल्ट जबरदस्ती बना देते हो, जबरदस्ती बना देते हो कि मियोसिस डिफिकल्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफिकल्ट है। हो गया, हो गया यहां पास। ये पूरा इवेंट जो स्पर्मेटोजेनेसिस इंसान में बेटा मेल में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज पे। कहां स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी स्टेज पे। जब 14 साल के आसपास उम्र हो गया, जब एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, क्या क्या पढ़ते हो ना, तो जब हार्मोन बढ़ता है ना, हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, हार्मोन के चलते जो टेस्टिस है उनका सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है। यही तो कहानी है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? प्यूबर्टी स्टेज में। खत्म कहानी। हाँ, फीमेल की कहानी थोड़ी अलग है। फीमेल की कहानी बेटा थोड़ा अलग है। हाँ, कि उसके अंदर में थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं फीमेल के अंदर। मेल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेल वाला तो सब कुछ ठीक ठाक है। फीमेल में क्यों होता है मैं बताता हूं। फीमेल में क्यों होता है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं, और इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा है। देखो मियोसिस में हुआ क्या, थोड़ा लॉजिकल सोचो चीजें को ना, लॉजिकल सोचना ध्यान से। एक सेल को स्पर्म बनाना है, सोचो एक सेल को स्पर्म बनाना है, तो वो सेल बच्चा सबसे पहले तो प्रिपरेशन में जाएगा ना। बिना प्रिपरेशन का कोई डिवीजन नहीं होता, ना माइटोसिस ना मियोसिस। अगर तुम्हें माइटोसिस करना है तब भी प्रिपरेशन करो, मियोसिस करना है तब भी प्रिपरेशन करो। यानी जो प्रिपरेटरी फेज था, जो आपने इंटरफेस कल पढ़ा था, वो बेटा मियोसिस के लिए भी अप्लाई है, माइटोसिस के लिए भी है। तो ऐसा मत सोचना कि मियोसिस में तैयारी नहीं होगा, एकदम होगा। तो जब आप मियोसिस अभी पढ़ने वाले हो तो ध्यान से चीजों को पहले समझो। मियोसिस में सबसे पहले सेल प्रिपरेशन करेगा, और प्रिपरेशन के नाम पे पहले वो जाएगा G1 में, फिर बेटा कल के तरह ही जाएगा वो S में, फिर बच्चा वो जाएगा G2 में। आ गया ना समझ में? इनके बिना बेटा, प्रिपरेशन के बिना आप भूल जाओ, प्रिपरेशन तो होना ही होना है। वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेल को तैयारी तो करनी पड़ेगी। एग्जाम बेटा कोई भी दो, तुम नीट का एग्जाम दो या बेटा कोई और एग्जाम दो, तुम इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहते हो, क्या प्रिपरेशन नहीं करोगे? सर प्रिपरेशन तो जरूरी है, दुनिया में कभी भी सेल डिवाइड करेगा तो बेटा प्रिपरेशन जरूरी है, ये याद रखिएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। कोई सेल ऐसे ही थोड़ी डिवाइड करता, प्रिपरेशन चाहिए, डीएनए को डबल करना है। ठीक है, तो हमने बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन करा दी।
G1 S और G2, ये क्लियर है सभी को? ये बच्चा क्लियर है? अब सेल रेडी है, लेकिन अब मियोसिस बोलेगा कि हम तो दो पार्ट्स में है भाई, हम तो दो पार्ट्स में सेल को डिवाइड करेंगे। एक का नाम होगा मियोसिस वन, मियोसिस वन, मियोसिस वन। हम तो सेल को दो बार डिवाइड करेंगे ना। बोले ठीक है, एक बार डिवाइड करो, एक से अब दो सेल बन जाएगा। अब बच्चा एक से दो सेल बना, ठीक है। अब वो दोनों सेल बेटा फिर से तैयारी करेगा। हर सेल बेटा डिवाइड करने से पहले तैयारी करता है। तो आपके जो मान लीजिए यहां पर एक सेल थे, मियोसिस वन से बच्चा कितने सेल बन गए सर? दो सेल बन गए। अभी बताया था ना, मियोसिस वन में एक सेल डिवाइड करता है, दो सेल बनते। तो क्या इसे तैयारी की जरूरत नहीं है बच्चा? क्या ये सेल डायरेक्टली मियोसिस टू में चला जाए? क्या मैं डायरेक्टली भेज दूं? ये तो गलत काम हो जाएगा। बिना प्रिपरेशन का कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए, तो फेल हो जाओगे। इसलिए इस सेल को भी बोलेगा मैं भी प्रिपरेशन करके जाऊंगा, बिना प्रिपरेशन का थोड़ी जाऊंगा। तो फिर से बच्चा मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में तैयारी चलाया जाएगा। इसका नाम बच्चा इंटरकाइनेसिस होगा, इंटरकाइनेसिस होगा। याद रहेगा आपको, समझ लो ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करना। मियोसिस और मियोसिस वन और टू के बीच में इंटरकाइन, यहां दिखा देता हूं कहां पास हुआ था। सेल देखो यहां पास मियोसिस वन से सेल डिवाइड किया बेटा दो, एक ये एक ये। अब इसको जाना बच्चा मियोसिस टू में, तो डायरेक्टली भेज दे क्या? नहीं सर, तैयारी कर लेता है ना। तो यहां पास बच्चा मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, अब मियोसिस टू में वो जा रहा है, तो थोड़ा तैयारी कर ले। तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस, तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस। इंटरफेस मत दीजिएगा, इंटरकाइनेसिस वर्ड कहते हैं क्योंकि दो मियोसिस के बीच हो रहा है, दो मियोसिस के बीच हो रहा है इंटरकाइनेसिस। चलिए, तो अब हम लोग देखें, इंटरकाइनेसिस समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए, मियोसिस वन में सेल दो पार्ट्स में टूटेगा। आपको मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। आ गया समझ में? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस टूटेगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म टूटेंगे और दो सेल बन गए। अब वो दो सेल बेटा तैयारी करेगा और जाएगा मियोसिस टू में। मियोसिस टू में भी बेटा सेम काम होगा कि सेल में पहले न्यूक्लियस टूटेंगे, कैरियोकाइनेसिस, फिर बच्चा साइटोप्लाज्म टूटेगा, साइटोकाइनेसिस। तो चीजें कुछ क्लियर हो रही है, धीरे 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 क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर से करेंगे हम लोग। अब बताइए, आपने कल पढ़ा था माइटोसिस, कल पढ़ा था, आज हम मियोसिस की शुरुआत कर रहे हैं, टाइम लगेगा। आपको माइटोसिस में क्या बताया था? कैरियोकाइनेसिस में बच्चा लोग कितने फेज थे सर? याद करो, माइटोसिस में चार फेज बताया था, तो बेटा यहां भी तो चार फेज होगा ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कि नहीं होना चाहिए सर? होना तो चाहिए ना, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस बनता है, टूटता है, क्या क्या होते रहता है सर। तो जैसे माइटोसिस में हुआ था, वैसे ही सर इनके अंदर भी कुछ चेंजेस आएगा। तो हम लोग नाम दे दिया बच्चा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये मियोसिस वन का है, इसलिए नाम पड़ेगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस किसका हो रहा है? मियोसिस वन का हो रहा है, तो नाम पड़ेगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। हो गया। अब न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट गए, अब जाएगा साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म हो गए और ये दो सेल बन गए, दो सेल बन गए, टेंशन फ्री। अब इस सेल को बोला जा रहा है, चल बेटा तू अब फिर से डिवीजन में जाना है। बोले थोड़ा सा तैयारी तो करने दो भाई, अभी तुरंत मेडिकल का एग्जाम दिया है, फिर से मैं दूसरा एग्जाम देना है, थोड़ा तैयारी तो कर ले। तो ये सेल बेटा फिर से थोड़ा तैयारी करेगा। इसी तैयारी का नाम बच्चा इंटरफेस है, इसी तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस है, नॉट द इंटरफेस, ठीक है।
इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं जब आगे क्लासेस बढ़ेगी तब क्लियर होगा। इंटरकाइनेसिस भी एक तरह से तैयारी वाला पार्ट है, इंटरफेज का ही छोटा भाई ना। तो ये सेल अब तैयारी में जाएगा, उसका नाम है इंटरकाइनेसिस। अब सेल को बोला गया चल फटाफट डिवाइड कर ले, बोले ठीक है डिवाइड कर रहा हूं। तो सेल बेटा फिर से जाएगा कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। अब सोचो कैरियोकाइनेसिस के फिर से 4 पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस में फिर से 4 पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सोचिए ना, ये मियोसिस 2 का है, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि हम बोलते प्रोफेज हो रहा है, अरे भाई किसका, मियोसिस 1 का बोल रहे हो या मियोसिस 2 का बोल रहे हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। तो हमने मियोसिस 2 का प्रोफेज है तो नाम दे दिया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो मैं बोलता ना कि देखो ना वो सेल है ना वो गया था एनाफेज में, तो तुम बोलते एनाफेज में, एनाफेज तो 2 बार होगा क्योंकि मियोसिस 2 बार हो रहा है, एनाफेज तो 2 बार हुआ, किसकी बात कर रहे हो। तो मैंने बोला ओ मियोसिस 2 का, तो इससे बेटर है कि उसका नाम दे दीजिए ना, एनाफेज 2 का आप बात कर रहे थे। क्लियर है। तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है जानबूझ करके, अपने से कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। अब जब मैं बोलूंगा बच्चा वो और ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, इसलिए लॉजिकल ब्रेन खोलो। कोई भी सेल बच्चा, जैसे मेरे अंदर स्पर्म बनना है तो वो सेल सबसे पहले G1 में गया, S में गया, G2 में गया, बोले ठीक है गया, प्रिपरेशन हो गया। अब प्रिपरेशन करने के बाद वो जाएगा मियोसिस में, तो मियोसिस तो दो मियोसिस है ना, सेल 2 बार डिवाइड करने वाला है, एक बार नहीं, माइटोसिस नहीं है, ये मियोसिस चल रहा है। तो सेल 2 बार डिवाइड करने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले सेल का पहला डिवीजन पढ़ने वाले हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में सेल 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। जब सेल 2 पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है भाई, तो मियोसिस में क्या होता है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, याद करो। माइटोसिस में आपने कल पढ़ा नहीं था कि कैरियोकाइनेसिस में ड्रामेटिक फेज है, पहले प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो यहां भी तो होगा ना, यहां भी होगा, सेम काम यहां भी होगा। तो यहां पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि 2 बार सेल डिवाइड करना है, 2 बार मियोसिस का प्रोसेस चलेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो हमने नाम दे दिया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर साइटोप्लाज्म में टूटा, सेल 2 पार्ट्स में टूट गए, ये और ये। अब इस सेल को बोला बेचारा बैठा भी नहीं कि बोले फिर से चल, फिर से डिवाइड कर, मियोसिस 2 में चल, तो बोले थोड़ा सा तैयारी तो करने दो। तो तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस, तैयारी कर लिया। अब तैयारी के बाद आगे बढ़ा मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 में सेल डिवाइड करेगा, और सेल को डिवाइड करना है भाई तो पहले न्यूक्लियस टूटेगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म अलग होंगे, साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 2 में बच्चा कैरियोकाइनेसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आने वाला है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 डाल दिया कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर साइटोकाइनेसिस होगा और सेल बेटा 4 पार्ट्स में टूट चुके होंगे। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, जो मैं बोलूंगा 99% चांस है यहीं से क्वेश्चन आता है। जो आपका मियोसिस 1 है उसको टारगेट करो, बोले ठीक है मियोसिस 1 का टारगेट कर लिया। मियोसिस 1 में क्या होगा, सेल 1 से 2 पार्ट्स में टूटने की बात कर रहे हैं, बोले हाँ। तो मियोसिस 1 में 1 से सेल जब टूटेगा बेटा पहले तो कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, तो कैरियोकाइनेसिस में जाएगा तो वहां आएंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। लेकिन जो प्रोफेज 1 है बेटा बहुत ही इलोंगेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये जो प्रोफेज 1 है
वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। इसलिए बेटा साइंटिस्ट ने इसे समझने के लिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स चलता है, इसलिए साइंटिस्ट ने समझने के लिए प्रोफेज 1 को फर्दर 5 पार्ट्स में तोड़ दिया, क्योंकि इतना काम ही हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स ही कि एक साथ कैसे हम लोग बता दे उस सारे काम को ना, कैसे इतना काम को एक साथ बता दे। तो साइंटिस्ट ने प्रोफेज 1 में बहुत सारे फंक्शन हो रहे थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो उसे सिंपल करने के लिए उन्होंने इसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में डिवाइड कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, प्रोफेज 1 जो था बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे काम हो रहे थे, तो साइंटिस्ट लोग एक साथ बता सकते थे, लेकिन बोल रहे नहीं यार बहुत सारा काम हो रहा है, तो एक साथ कैसे हम लिख दे सारे काम को। स्टेप वाइज पढ़ते तो आसान लगेगा, स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं कि कुछ क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या क्या होता है वो बाद में जाएंगे, चियाज माटा वगैरह भूल जाते, कुछ नहीं आता मुझे। इसलिए उन्होंने इस चीज को समझने के लिए उसे 5 पार्ट्स में तोड़ दिया, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब समझ में आया? तो आपके दिमाग में ये चीज चल सकता है, सर क्या मियोसिस 2 में भी ऐसा होगा, प्रोफेज 2 में ऐसा होगा? आपका आंसर होगा नो, बस खत्म, आपका आंसर होगा नो। ये बेटा बहुत सिंपल है, प्रोफेज 2 सिंपल है, प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स है, इसलिए प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 सब स्टेज में, क्योंकि प्रोफेज तो खुद स्टेज है, उसके अंदर में कुछ हो रहे तो सब स्टेज में डिवाइड कर दिया, प्रोफेज 2 को नहीं किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेज 2 को मत कीजिएगा, न तो बेटा फिर से नाम होगा लिप्टोटीन 1, लिप्टोटीन 2। अरे भाई इतना नहीं करना है कॉम्प्लेक्स, इसलिए आप ध्यान से एकदम, अब दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए, दिमाग पे बेटा जोर लगाइए कि कोई सेल है, उस सेल को डिवाइड करना है, तो सेल बेटा पहले प्रिपरेशन करेगा। देखो ध्यान से, इस बार फिर से एक बार रिवीजन दे रहा हूं, क्योंकि ऊजेनेसिस तुम्हें बेटा बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट तुम्हें नहीं आता। तो फिर से हम करते हैं, ये सेल है बच्चा, ये इसको करना है, स्पर्म बनाना है 4, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, लेकिन इसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसे पहले जाना पड़ेगा G1 में, फिर जाना पड़ेगा S में, और फिर जाना पड़ेगा बच्चा G2 में। तो ये सेल को पहले प्रिपरेशन से जाना पड़ेगा, इस प्रिपरेशन का नाम ही इंटरफेस था, प्रिपरेशन का नाम बताया ना इंटरफेस, पहले आराम से किया, इंटरफेस किया, ठीक है, आराम से सीखिएगा। अब इस सेल को तैयार हो गया, और बोलेगा सर इंटरफेस हो गया, अब एम फेज चला दीजिए। हाँ चलो एम फेज चला रहा हूं, लेकिन इस बार एम फेज का नाम है मियोटिक फेज, माइटोटिक नहीं है इस बार, अब है बच्चा मियोटिक फेज है, माइटोटिक नहीं मियोटिक फेज है इस बार, एम फेज मतलब मियोटिक फेज। कल पढ़ा ना माइटोटिक, आज मियोटिक पढ़ो। मियोटिक फेज में वो सेल बच्चा 2 बार डिवाइड करने वाला है, तो पहले बार डिवीजन को हम लोग कहेंगे मियोसिस 1, मियोसिस 1, ध्यान से एकदम करना। और मियोसिस 1 में सेल 1 से 2 डिवाइड करेगा, सेल अब डिवाइड करने के लिए, लेकिन आपको मालूम है कि सेल के अंदर में पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूटते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के दौरान में इस सेल को 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जिसे हमने नाम दिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये मियोसिस 1 का था,
मियोसिस 1 का नाम था, इसलिए नाम दिया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। फिर से रिपीट कर रहा हूं। साइंटिस्ट ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो बेटा सिंपल नहीं था, बड़ा कॉम्प्लेक्स था, एनसीईआरटी का लाइन है ये। तो साइंटिस्ट को प्रोफेज 1 काफी इलोंगेटेड, काफी कॉम्प्लेक्स दिखा, इसलिए उन्होंने समझने के लिए इसे फर्दर 5 पार्ट्स में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि चीजें इजी हो जाए। हम एक ही साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आना चाहिए था, तो साइंटिस्ट ने बोला आराम से कर देते, धीरे धीरे डिवाइड कर देते। ठीक। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी सेल में बेटा अब देख लीजिए सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब ये जाएगा साइटोकाइनेसिस में। आपको मालूम है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म अलग हो जाएंगे और ये बेटा 2 सेल बन के तैयार हो गए। हो गया मियोसिस 1 कंप्लीट, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, 2 सेल बन गए। अब इस सेल को वापस से मियोसिस 2 में जाना है, तो क्या बेटा तैयारी नहीं करेगा? तुमने एक नीट का एग्जाम दे दिया, फिर से दूसरा एग्जाम आएगा, क्या तैयारी नहीं करोगे? हर सेल डिवाइड करने से पहले तैयारी करेगा ही करेगा। तो बोले सर साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल बन गए, अब तो अब बेटा तैयारी कर लो, तैयारी का नाम इंटरकाइनेसिस। सर इसका इंटरफेस क्यों नाम नहीं दिया? इसका रीजन मैं बाद की क्लासेस में बताऊंगा, और मुझसे पूछना ना, अभी बताऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजें। सर इसका नाम इंटरफेस क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि यहां बेटा डीएनए का डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन नहीं होगा, शायद तुम्हें समझ में ना आए अभी। इंटरफेज में जब आप इस फेज में जाते थे तो डीएनए का अमाउंट डबल होता था ना, डीएनए अपने आप को डबल करता था, रेप्लिकेट करता था, 2C से 4C बन जाते थे। लेकिन यहां इंटरकाइनेसिस में बच्चा सेल का साइज बड़ा होगा, एटीपी बनेंगे, सब कुछ होगा, डीएनए नहीं डबल होगा, डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होगा। तो इंटरफेज में से आप डीएनए रेप्लिकेशन हटा दो, इंटरकाइनेसिस कहलाएगा। लेकिन अभी शायद मैं बोल देता हूं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए जो मैंने बोला भूल जाइए, मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा। सर क्यों नहीं डबल होगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है। एनसीईआरटी जैसे ही मियोसिस तुम पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है बच्चा, ये सेल 2 बार जरूर डिवाइड करेगा, ये सेल 2 बार जरूर डिवाइड करेगा, ये सेल 2 बार जरूर डिवाइड करेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट एक ही बार डबल होगा, डीएनए का अमाउंट एक ही बार डबल होगा इंटरफेज में। क्यों सर? मैं बाद में बताऊंगा ना, अभी टेंशन मत लो, अभी पुराने कॉन्सेप्ट पे। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद में सेल 2 बन गए और ये दोनों सेल अब जाने वाले हैं कहां? इंटरकाइनेसिस में। प्रिपरेशन करेंगे, बड़ा होंगे, जब बड़ा हो जाएंगे एनर्जी स्टोर कर लेंगे, तब वो इंटर करेंगे मियोसिस 2 में, तब वो इंटर करेंगे मियोसिस 2 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है इंटरकाइनेसिस से। क्या होगा मैं आगे वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो झूठ का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर डीएनए कहां से डबल हुआ, वहां क्यों हुआ, भूल जाओ। हाँ, मियोसिस इतना आसान थोड़ी है समझना। मियोसिस 2 में चलिए बच्चा फिर से सेम कहानी स्टार्ट करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में बच्चा न्यूक्लियस टूटेगा, तो न्यूक्लियस टूटने में भी बहुत ड्रामा है, ड्रामा का नाम प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस टूटेगा तो इसमें भी 4 फेज आएंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। लेकिन सर ये तो मियोसिस 2 का चल रहा है, हाँ तो इसीलिए तो नाम दे दिया प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2। सर यहां पास भी होगा ना प्रोफेस 2, सर लिप्टोटीन जाइगोटीन, अरे कॉम्प्लेक्स नहीं है ये,
प्रोफेज टू बेटा लिख दो सिंपल सिंपल। अगर बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, क्यों इतना अब बेटा कॉम्प्लेक्स कर रही हो? जब कॉम्प्लेक्स था तो हमने 5 स्टेट में डिवाइड कर दिया। ये सिंपल है तो मत तोड़िए, मत तोड़िएगा, ठीक है। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। अब क्या होगा, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट गए, यानी कि इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस दो हो गए, तो साइटोकाइनेसिस बोलेगा चल रहे भाई तुझे दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और ये दो सेल बन गए। तो ऐसे ऐसे दो सेल थे तो टोटल आपके 4 सेल बन जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये बेटा एकदम क्लियर दिमाग में होना चाहिए, एकदम बेटा क्लियर दिमाग में होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन होगा बेटा ऊजेनेसिस में, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऊजेनेसिस में, जहां पास आपने अगर मियोसिस अच्छे से नहीं समझा तो ऊजेनेसिस नहीं समझ में आएगा, ऊजेनेसिस बेटा समझ में नहीं आएगा। चलो मैं बोलता हूं एक बार, पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन ले स्पर्मेटोजेनेसिस का, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, फिर हम आएंगे ऊजेनेसिस पे। स्पर्मेटोजेनेसिस का वापस से रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखो। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा सर? टेस्टिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा सर? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में इस सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसे डिवाइड करके 4 स्पर्म बनाना है, उसे डिवाइड करके 4 स्पर्म बनाना है। तो ये बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले तैयारी करेगा, G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा। तैयारी का नाम इंटरफेज है, उसने तैयारी कर लिया, तैयारी का नाम इंटरफेज है, उसने तैयारी पूरा कर लिया, प्रिपरेशन हो गया। अब तैयारी करने के बाद में वो मियोसिस 1 में जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो पार्ट्स में टूट गया, मियोसिस 1 से 2 सेल बन गए, नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नाम है बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी डिवाइड किया, 2 सेल में टूटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, उसके लिए उसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज, लिप्टो, जाइगो, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायोकेन, पूरा फेज से गुजरना पड़ा, 2 सेल टूटे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयारी करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा तैयारी किया, क्योंकि फिर से एग्जाम देना है, फिर से तैयारी चाहिए। बस इस बार डीएनए को डबल नहीं करेगा, इस बार बेटा डीएनए को डबल नहीं करेगा तैयारी के नाम पे, तो इंटरकाइनेसिस कहलाएगा। क्यों होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब वो मियोसिस 2 में जाएगा, ठीक है, 2 सेल बन चुके थे, 1 सेल और 1 सेल, तो ये सेल फिर से डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में, ये सेल डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में, बेटा 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। यही स्पर्मेटिड्स बेटा एक और प्रोसेस में जाता है, जो मेरा काम नहीं, जो मेरा काम नहीं, यहां तक कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटिड 4 बन गए। बाद में बच्चा वो स्पर्म का रूप ले लेते हैं, बाद में वो स्पर्म का रूप ले लेते हैं, जिसे एनसीईआरटी में स्पर्मियोजेनेसिस कहा गया है, जिसे बेटा स्पर्मियोजेनेसिस कहा गया है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी है। कब होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? आंसर बेटा प्यूबर्टी एज में, जब हार्मोन का लेवल बेटा बढ़ेगा, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, ये सब अब जो पढ़ते हैं ना, उसी के इन्फ्लुएंस से ये काम होता है, ठीक है। चलिए बच्चा, अब ऊजेनेसिस के लिए तैयार हो जाइए। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 3 बार रिपीट करा दिया, मैंने बेटा 2 से 3 बार रिपीट करा दिया, ठीक है। अरे मुझे इंट्रो पार्ट आज केवल कंप्लीट करने दो, मियोसिस का 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो यहां देखो, ध्यान से देखो। अब मुझे ऊजेनेसिस, क्लास में मैक्सिमम लड़कियां हैं तो अपने बारे में सोचोगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर होगी, जो तुम हो अपने बारे में सोचो, चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज बेटा भटकते रह जाओ।
तुम्हारे अंदर बेटा oogenesis प्रोसेस, एक लड़की है उसके अंदर में oogenesis प्रोसेस बेटा बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाएगा। तुम बेटा अभी पैदा हुए भी नहीं हो, अपनी मम्मी के पेट में थे, उसमें ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, फीटस स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। रूल नंबर 1 मैंने क्या बोला, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज में होता है जब हार्मोन एफएसएच एलएच आ जाते, लेकिन एक फीमेल में oogenesis बर्थ होने से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। मार्क करिएगा बेटा पॉइंट को, फीटल स्टेज में ही उनके अंदर ओवरी बना और उनमें से जो प्राइमरी oocyte है बच्चा, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहां प्राइमरी oocyte है। oocyte बेटा G1 में गया, S में गया, G2 में गया। ये बर्थ से पहले की कहानी बता रहा हूं। अपने आप को इमेजिन करो, अभी आपका बर्थ हुआ भी नहीं है, आप मां के पेट में हो और आपके अंदर ओवरी बन चुका है, और उस ओवरी में बर्थ से पहले ही फीटल स्टेज में ही oogenesis स्टार्ट हो चुका है। oogenesis स्टार्ट हो चुका है और वो पहले जाएगा G1 में, फिर जाएगा S में और फिर जाएगा वो G2 में। तैयारी हो गया। अब वो बेटा मियोसिस 1 में इंटर कर जाएगा, वो सेल प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में इंटर कर जाएगा और इंटर करने के बाद मियोसिस 1 में बच्चा कौन सा आएगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में वो बेटा इंटर कर जाएगा प्रोफेज 1 में। ध्यान से सुनिएगा, ये मां के पेट के अंदर की कहानी है, अभी तुम्हारा बर्थ हुआ ही नहीं है, बर्थ से पहले ही की कहानी अभी चल रही है। जब आप बोलते हो कि फीटल स्टेज में है, आपका ओवरी बन चुका है, उसके अंदर में बेटा मियोसिस स्टार्ट हो चुका है, oogenesis स्टार्ट हो चुका है, और वहां बच्चा आप लिप्टोटीन में चले गए, जाइगोटीन में चले गए, पैकेटीन में चले गए और आप आ गए डिप्लोटीन में। इसी डिप्लोटीन स्टेज में सेल को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने क्या बोला, आपके अंदर में oogenesis प्रोसेस एक फीमेल के अंदर, एक लड़की के अंदर बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है जब वो मां के पेट में है, और उसी दौरान उसने बेटा इंटरफेस कंप्लीट किया। उसी दौरान लाखों सेल बेटा, लाखों सेल ओवरी के सभी सेल, लाखों सेल जो है ना, सभी के सभी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में गए, लिप्टोटीन को कंप्लीट किया, जाइगो को कंप्लीट किया, पैकेटीन को कंप्लीट किया और डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गए। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा क्लास 12th का, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। तो अर्ली फेज बेटा यही है डिप्लोटीन, प्रोफेज के डिप्लोटीन में बेटा पकड़ में आ गए, उसको पकड़ लिया गया। लाखों सेल आपके ओवरी के डिप्लोटीन में जाके बैठ गए, लाखों सेल। ठीक, अब आपका बर्थ होगा, अब आपका बर्थ होगा। डे 1, डे 2, 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए। सर हमारा ओवरी के अंदर सब अरेस्ट है, सारा का सारा आपके अंदर में जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लोटीन में ही अरेस्ट है। 10 साल हो गया सर, अरेस्ट है। 12 साल, अरेस्ट है। जब आप प्यूबर्टी एज में पहुंचोगे, जब एक लड़की प्यूबर्टी एज में पहुंचेगी तो उसके अंदर में एफएसएच हार्मोन आना स्टार्ट होगा, एलएच हार्मोन आना स्टार्ट होगा। तब बच्चा इस डिप्लोटीन को डी अरेस्ट किया जाएगा। जो लाखों सेल थे उन सेल को हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। तो सभी नहीं निकलेंगे, लाखों सेल बेटा यहीं पर रुके हुए, उनमें से कुछ सेल को बेटा निकाला जाएगा। निकाला गया और डिप्लोटीन से वो कहां गया बेटा, डायाकाइनेसिस में। कहां गए, डायाकाइनेसिस में। सर प्रोफेज 1 तो कंप्लीट, हाँ। अब वो बच्चा मेटाफेज 1 में, फिर बच्चा एनाफेज 1 में, फिर बच्चा टीलोफेज 1 में, फिर साइटोकाइनेसिस में जाएगा और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो प्राइमरी
oocyte था वो दो पार्ट्स में अब डिवाइड होगा, एक छोटा सा और एक बेटा बड़ा सा। इसी छोटे वाले को आप कहते हो पोलर बॉडीज, इसी को कहते हैं बेटा पोलर बॉडीज। और इसका नाम होता है बेटा सेकेंडरी ऊसाइट, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ऊसाइट। ये आपका सेकेंडरी ऊसाइट हो गया। आया समझ में? और एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ये जो ऊसाइट पोलर बॉडीज बना सर, क्या ये फर्दर मियोसिस 2 में जाएगा? क्या फर्दर मियोसिस 2 में जाएगा? तो एनसीईआरटी में आंसर भी दिया है। अभी तक हमें ये मैकेनिज्म पूरी तरह से पता नहीं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्या ये पोलर बॉडी सर अब सेकेंड मियोसिस में जाएगा, मियोसिस 2 में? एनसीईआरटी बोला नहीं पता, नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि होगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होगा। तो पूरी तरह से हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन सर ये वाला है ना सेकेंडरी oocyte तो है ना? हाँ एकदम है बच्चा, याद करो बेटा। आपके ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ओवरी में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज का होता है, उसमें बेटा 14 डेज पे मिड 14वें दिन पे जब बेटा एलएच हार्मोन बढ़ जाता है तो आपका ओवरी बच्चा सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है, सेकेंडरी oocyte बेटा रिलीज कर देता है। याद करो, जो आपका ओवरी है, ये बेटा आपका ओवरी है और ये बेटा फ्लैपियन ट्यूब है। यहां पास आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये साइकिल सर? ये 28 डेज में ना। तो बच्चा आपका जो 14 डेज है, देख लो यहां से ऐसे चलोगे तो 14 डेज, जो बेटा 14 डेज है, इस 14 डेज पे जो आपका प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होगा और एक पोलर बॉडीज और एक सेकेंडरी oocyte में टूट जाएगा। यही सेकेंडरी oocyte बेटा फ्लैपियन ट्यूब में आता है, जिसे आप ओवुलेशन कहते हैं, जिसे बेटा आप ओवुलेशन कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को ये लगता है जो 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, ओवरी से जो निकलता है वो बेटा ओवम होता है। नहीं बच्चा, ओवम नहीं है, क्योंकि अभी अभी इसने मियोसिस 1 केवल कंप्लीट किया है, मियोसिस 2 तो अभी बहुत दूर है। वो बेटा सेकेंडरी oocyte निकला है, प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडीज का क्या होता है किसी को नहीं मालूम, वो डिग्रेड हो जाएगा, डिवाइड होगा नहीं होगा वो अलग इश्यू। सेकेंडरी oocyte बच्चा आपके फ्लैपियन ट्यूब में आ गया, सेकेंडरी oocyte बेटा फ्लैपियन ट्यूब में आ गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चा सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है स्पर्म का, जब स्पर्म आएगा, ये मान लो ये व्हाइट वाला बेटा स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। जब बेटा फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एंट्री मारेगा, स्पर्म एंट्री मारेगा ना सेकेंडरी oocyte में। और पढ़ते हो ना हार्ड लेयर होता है कुछ, इंटर करेगा। जैसे ही स्पर्म बेटा इंटर किया सेकेंडरी oocyte में ना, तो ये अब बच्चा ये सेकेंडरी oocyte अब जाएगी मियोसिस 2 में और एक फिर से छोटा पोलर बॉडीज और एक बड़ा सा ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बड़ा सेल और एक छोटे सेल में कन्वर्शन हो जाएगा। अब बच्चा बना ओवम। तो ओवम जो है या जिसे आप फीमेल गैमिट कहते हो, वो जस्ट स्पर्म के एंट्री के बाद फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले होता है। और जैसे ही ओवम बना स्पर्म उससे फ्यूज कर जाएगा, स्पर्म उससे फ्यूज कर जाएगा और ये बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर जाइगोट के नाम से जाना जाएगा, ये बेटा जाइगोट के नाम से जाना जाएगा। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है oogenesis में, बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो और छुट्टी कर दे, ठीक है? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते रहते हो सर नहीं वो जेनेसिस नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बेटा मियोसिस नहीं समझा ना,
अब वहां के टीचर तो बोलेंगे मियोसिस तो पढ़ लिया होगा 11th में, तुम्हारा तो 11th गोल था, तो मियोसिस कहां से समझ में आया? तो oogenesis समझ में आएगा ही नहीं। रिपीट कर रहा हूं, ओनली द 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, ये तुम हो, ठीक है? अभी बेटा बर्थ भी नहीं हुआ है, अभी बेटा फीटल स्टेज में हो, मां के पेट में। वहां ओवरी है, ओवरी के अंदर लाखों सेल है, लाखों सेल बेटा, सभी के सेल, बहुत सारे लाखों सेल। एनसीईआरटी में है बेटा, मिलियंस में लिखा हुआ है, पढ़ना। मिलियंस में जो सेल है ओवरी के, वो बच्चा ना क्या कहलाएगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, लाखों सेल। इनको करना है बेटा oogenesis, लाखों सेल को। चलिए, तो oocyte, ये साइट oocyte है, इसे बेटा तैयारी कीजिए, G1 SG2। तैयारी हो गया? बोले हाँ सर हो गया तैयारी, तैयारी हो गया। अब चलो मियोसिस 1 में। कहा चलो? मियोसिस 1 में। बोले ठीक। मियोसिस 1 में आएगा कैरियोकाइनेसिस। बोले ठीक। कैरियोकाइनेसिस में आएगा प्रोफेज 1। बोले ठीक। प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन। तो आपको क्या करना है? ये सेल क्या करेगा बेटा? डिप्लोटीन में ही जाके अरेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया ना oogenesis, लेकिन डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया, वहां इसे पकड़ करके रख लिया गया, अरेस्ट, खत्म। बचपन, बर्थ से पहले की लाइफ खत्म, ये मां के पेट के अंदर ही हो चुका। आपका oocyte, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया। किस स्टेज में? डिप्लोटीन में। अब बच्चा आपका बर्थ होगा, अब बर्थ होगा। तो बर्थ के बाद में याद कीजिए प्रोफेज के डिप्लोटीन। तो अब क्या करिएगा? डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस, और डायाकाइनेसिस हो गया यानी कि आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। डिप्लोटीन के बाद क्या आता है? डायाकाइनेसिस। फिर बच्चा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। हो गया? और टीलोफेज 1 के बाद क्या होता है? सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब होगा बच्चा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल 2 पार्ट्स में टूटेगा, एक छोटा और एक बेटा बड़ा। छोटे का नाम पोलर बॉडीज, बड़े का नाम सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और यही बच्चा ओवरी से बाहर निकल जाएगा फ्लैपियन ट्यूब में। तो फ्लैपियन ट्यूब में जो गया है वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है। अभी मियोसिस 1 ही केवल कंप्लीट किया है, केवल मियोसिस 1 ही कंप्लीट किया है वो। अभी वो ओवम नहीं है, वो फीमेल गैमेट्स नहीं है, क्योंकि केवल मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है। अब यहां स्पर्म आएगा, स्पर्म अंदर इंटर करेगा तोड़ करके। तो अब जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले, अभी मियोसिस 1 2 तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ओवम तो बना भी नहीं है। तो जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले बच्चा देखना, एनसीईआरटी में लिखा है ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा और एक छोटा सा पोलर बॉडीज और एक बड़े से बेटा ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओवम। ये येलो वाला बेटा सेकेंडरी oocyte था, मियोसिस 2 हुआ, ओवम बन गए। अब इस ओवम से स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, पोलर बॉडीज तो खत्म, फ्यूज कर जाएगा और बच्चा ये बन गए फर्टिलाइजेशन से जाइगोट। यही तो कहानी है, यही कहानी है। तो मैंने 11th क्लास की पार्ट को तो रिलेट किया आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो चलो शायद कुछ समझ में आया हो। चलो, किसी किसी कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? बोलो फटाफट, आया कुछ समझ में? पढ़ते तो हो लेकिन क्लास 12 में रट्टा मारते थे केवल ना। तो आज जाकर के इसको बच्चा वापस से इस लेक्चर को एक बार देखिएगा और आप एनसीईआरटी से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के पूरे प्रोसेस को पढ़िएगा, तब आपको 100% क्लैरिटी आएगा,
तब आपको चीजें क्लियर कट होगा, वो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तब बेटा सीखोगे, ना तो कभी नहीं सीख पाओगे। तुम कितना भी कर लो। बहुत सारे मेरे पास जूलॉजी वाले टीचर आते, सर ये वाला मियोसिस तो हमें आता नहीं है, ये तो बॉटनी का पार्ट है, हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis 100% जो है वो बेटा मियोसिस है। मियोसिस नहीं आएगा, रट्टा मार लो, मियोसिस 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, लिप्टोटिन में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि मियोसिस लंबा टाइम लगेगा। कल से हम लोग रियल में मियोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे में से शाम तक आ जाएगा, या जो तुम्हारी मैम होंगी ना, उनको बोलना कि जल्दी अपलोड करवा दीजिए, रिवीजन करना है, तो वापस से मिल जाएगा। तो बेटा रिवाइज कर लेना, तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब समझ में आएगा। उससे भी तो आते हैं क्वेश्चन, और मियोसिस से तो आना ही आना है। तो रियल मियोसिस हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोसेस हो गया, अब कल कैसे होगा इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। चलो ठीक है फिर, ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? तो बेटा जाकर इस पे करो, मेहनत करो।